नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबों को हमारा यस एजुकेटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना जो पढ़ाई है 12th बोर्ड की अपना तैयारी कर रहे होंगे। और आपका आई होप कि 11th की एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो गई होगी। और आप लोग भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने इस बार रिजल्ट घोषित किया। उसमें लगभग 85.96 परीक्षार्थियों ने टोटल पासिंग किया। मतलब लगभग 13 लाख कुछ बच्चे थे, उसमें 11 लाख कुछ बच्चों ने पास किया। उसमें आप सभी को जो भी टॉपर आए उनको बधाई। लेकिन मुझे टॉपर से भी कुछ रिक्वेस्ट है कि आप टॉपर हैं, आपका जब आपके जो भी आप कुछ भी बोलिएगा तो आपको बोर्ड सुनेगा। इसलिए आप भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कॉपी चेकिंग किस तरीके से बदतर है। मतलब बदतर तो नहीं कर सकते, मतलब ठीक है, लेकिन उस तरीके का नहीं जिस तरीके का होना चाहिए। हर साल बिहार बोर्ड अपनी कॉपी चेकिंग के चलते, फास्ट रिजल्ट के चलते अधिकतर बच्चों का रिजल्ट ढंग से नहीं देता है। ना जाने कितने बच्चे होंगे इस पर टॉपर से चुके होंगे। वो उम्मीद लगाए होंगे कि हम 460 450 स्कोर करेंगे, वो 350 420 421 इस तरीके से सिमट गए होंगे। किस तरीके से उनका कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें एक बिहार बोर्ड में सोचने का टॉपिक बनता है कि आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षार्थी होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी चेकिंग बढ़िया से कीजिए। और रीचेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप कॉपी शो करने का भी एक विचार कीजिए। ये बिहार बोर्ड से हमारी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या पर आप लोग के साथ हम यहाँ पर हिस्ट्री की चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें हम क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे। तो चैप्टर 2 जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप जानते हैं कि हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया, महाजनपद काल के बारे में बताया, मगध में किन किन महाशासकों ने महावंशों ने यहाँ पर शासन की सारी चीज़ें बारे में बताया। अब हमें बचती है कि आखिर मगध इतना इम्पोर्टेंस क्यों था इसमें, उसके जो मतलब मगध इतना मजबूत कैसे था, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है मगध शक्तिशाली। कैसे? देखिए मगध वही है जहां हम बिहार हैं। बिहार अभी जानते हैं कि अभी कितना पिछड़े हुए राज्य में है। उसी प्रकार मगध जो इस समय बिहार पिछड़ा है, मगध पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा महाजनपद बना, ऐसा साम्राज्य बना जो पूरे भारत को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस चीज़ को कहीं से भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए बिहार को भारत का एक केंद्र रूप में माना जाएगा। केंद्रीय इकाई होगी भारत की एक राष्ट्रीय एकता में। बिहार हमेशा केंद्रीय इकाई के रूप में भूमिका निभाता रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए मगध शक्तिशाली आखिर कैसे हुआ। देखिए मगध आप जानते हैं कहाँ है, बिहार के क्षेत्र में। अब मगध की जो प्राचीन राजधानी वो कहाँ है, राजगिरी। राजगिरी जो मतलब जो अभी राजगीर है, राजगीर जो नालंदा जिला बिहार में पड़ती है, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो जो ये राजगीर जब राजगिरी है तो ये राजगिरी जो है ये 5 पर्वतों से घिरा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए आखिर शक्तिशाली कैसे मगध बना। देखिए राजगिरी जो है 5 पहाड़ों से घिरा है। तो 5 पहाड़ उसकी सुरक्षा सदैव करते हैं। आज भी पहाड़ वो जीवित है। कुछ आप भी जब राजगीर जाइएगा तो आप सोनगढ़ी एवं अनेक प्रकार के पहाड़ों को आप देखिएगा। उसमें देखिए एक रत्नगिरी पहाड़ का नाम है, एक वैभवगिरी, इसके साथ ही आपका जो है एक उदयगिरी, एक विपुलगिरी,
और एक आपका हो जाता है सोनगिरी। हाँ, सोनगिरी पहाड़ी। यहाँ पर माना गया कि यहाँ पर सोना की खदान है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं गया। ये वहाँ के मान्यताओं के, जब आप राजगीर जाइएगा तो इस पहाड़ को आप देखिएगा, इस यहाँ पे घूमने का अच्छा टूरिज्म है। ये 5 पहाड़ जो हैं ये राजगीर को सुरक्षा की दृष्टि मतलब उसके चारों पट्टी चारों क्षेत्रों में विस्तृत थे। ये 5 जो पर्वत मतलब जो आप कह सकते हैं जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पर्वत तो कहना उचित नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये 5 पहाड़ों से घिरे हुए हैं। इसमें सोनगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी। ये जो है राजगीर को काफ़ी सुरक्षा देते थे। इस कारण से भी मगध का राजधानी एक केंद्रीकृत एवं महत्वपूर्ण केंद्र भी था राजगिरी, इसलिए मगध का राजधानी इस तरीके से मजबूत था। अब आगे चलिए कि मगध में और क्या क्या चीज़ें थी जिससे ये मगध इतने शक्तिशाली हुआ, आखिर क्या क्या तकनीकों का भी उपयोग किया गया। दूसरी चीज़ इसमें आप कहें तो राजाओं की कूटनीतिक प्रणाली, कूटनीतिक शक्ति। देखिए हम इसको समझाते हैं। कूटनीतिक शक्ति का मतलब यहाँ पर है कि देखिए आपने मगध में पढ़ा कि मगध महाजनपद था, किस तरीके से सबसे मजबूत महाजनपद है। यहाँ पर हर्यक वंश में राजकीय, इसमें अजातशत्रु, बिंबिसार एवं उदयन ये कितने महत्वपूर्ण शासक हुए। अवंती राज को मिलाया, काशी को मिलाया एवं अनेक महाजनपदों पर अपना दबदबा कायम किया। इसके साथ ही आप पढ़िएगा शुंग वंश, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार महापद्मनंद जो दूसरे परशुराम कहे जाते थे, किस तरीके से मगध साम्राज्य को काफ़ी संगठित किया। इसके साथ ही आप जब मौर्य साम्राज्य में आइएगा तो 3 महाशासक होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके बिंदुसार होते हैं, अशोक। किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप को एक संगठित राज्य बनाया, किस तरीके से एक संप्रभु एवं समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, जिस कारण से मगध का उत्थान बढ़ता गया। इसका भी बड़ा योगदान है कूटनीतिक प्रणाली का। अगर देखिए कोई किसी भी साम्राज्य की अगर विस्तार है, वहाँ की कूटनीतिक अगर समृद्धता एवं प्रभावशाली है तो उसको हराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिएगा किस तरीके से कूटनीतिक शक्ति होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य जब अशोक की मृत्यु के बाद मगध की जो है महत्व जो है धीरे धीरे तो पतनशीलता की ओर बढ़ी। फिर गुप्त काल में आई तो थोड़ा इसका प्रभाव आया, लेकिन उसके बाद ये 7वीं सदी के बाद मगध अपना प्रभाव बहुत तरीके से खो चुका है। आगे चले, देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, मगध का एक और नगर था महत्वपूर्ण नगर, उसका नाम है पाटलिपुत्र। ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। एक था गंगा, पुनपुन और एक सोन नदी। इस संगम को आप देखिएगा, जब पटना जाइएगा ना वहाँ पर इस संगम को देखा गया है। आप कई वीडियो देखे होंगे कि ये 3 संगम है, ये 3 नदियाँ एक साथ मिलती है। ये तीनों नदियाँ विभिन्न क्षेत्रों से आती है और तीनों का बहुत योगदान है। ये 3 नदियों का भी पाटलिपुत्र की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। गंगा नदी में क्या था कि यहाँ पे नव संचार सेवा थी, मतलब नौसेना संचार। इसके तहत मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब गंगा नदी पर क्या था कि जब आप देखेंगे समुद्र आड़ में लाइट हाउस देखेंगे, आप जानते हैं लाइट हाउस क्या होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का लाइट हाउस होता है। यहाँ पर इसी तरह का गंगा नदी में इस तरीके के लाइट हाउस का निर्माण मगध साम्राज्य में था। लाइट हाउस के तहत यहाँ पे सैनिक रहते थे, वो बाहरी आक्रमणों के बारे में ध्यान रखते थे एवं मतलब नदी के संरचनाओं, नदी की जो गति है उस पर भी ध्यान रखते थे। ये सारी चीज़ें ये लाइट हाउस थे जो गंगा नदी के बीचों बीच या मतलब गंगा नदी के क्षेत्रों में इस तरीके के लाइट हाउस थे जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोहे का भंडार मतलब खनिजों की उपलब्धता परिपूर्ण थी, खनिजों की उपलब्धता।
खनिजों को उपलब्धता से क्या होता था कि मतलब यहाँ पर लोहे की बहुत बड़ी संख्या पाई गई। लोहे से क्या होता था, हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे और कृषि में भी विकास होता था। इसके अंतर के मूर्तियाँ, अंतर के संरचनाएं बनाई जाती थी। हथियार बनाए जाते थे, जिससे तलवारें बनती थी, भाला बनती थी, ये सारी चीज़ें बनती थी जो युद्ध में काफ़ी काम आती थी। इसलिए खनिजों की उपलब्धता भी इसकी शक्तिशाली महत्वपूर्ण योगदान है, खास करके लोहे की उपलब्धता। इसका सैन्य उपयोग भी होता था, औजार बनाने में होता था। एक कृषि के हल का भी आप पढ़िएगा तो इसमें काफ़ी विस्तार है। कृषि में लोहे का भी बहुत बड़ा भूमिका है। इसके साथ ही आप अनेक आर्थिक व्यापारिक गतिविधियाँ, शिल्प कार्य में इसका योगदान, ये सारी चीज़ें थी। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए एक टॉपिक इसमें और है जो महत्वपूर्ण है आपको बताना। आपका जो है, हाँ, यहाँ पर काफ़ी जंगल, जैसे राजगीर का क्षेत्र आप जाइएगा आज भी तो काफ़ी जंगलों से भरा था। ठीक है, आप कैमूर का क्षेत्र देख लीजिए, आप जमुई का क्षेत्र देख लीजिए और इसके साथ ही नालंदा का भी क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पर जंगलों की थी। इसलिए यहाँ पर क्या था कि हाथियों की संख्या, हाथी काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, जंगली हाथी। इन हाथियों का उपयोग मगध जो है अपने सैन्य शक्ति में करता था। हाथी का उपयोग से क्या होता था कि उस समय घोड़े का भी प्रचलन था, लेकिन हाथी काफ़ी प्रभावित थे। हाथी से जब युद्ध में ले आया जाता था तो अगर हाथी पैर भी रख देता था, उससे हाथी के डर से कई सैनिक मर जाते थे या कई सैनिक भाग जाते थे। इससे क्या होता था कि आसानी होता था युद्ध जीतने में। इसलिए हाथी की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में थी। आपको मैंने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से ल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए थे। इस तरीके के हाथी वहाँ पे मिलते थे। हाथी का भी युद्ध में उपयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था कि मतलब युद्ध लड़ने में आसानी हो जाती थी और युद्ध विजय में काफ़ी भूमिका निभाते थे। इस कारण से मगध इतना शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर कृषि की भी अच्छी व्यवस्था थी, लोहे की उपलब्धता थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी समृद्ध थी। ये सारी चीज़ें थी, कूटनीतिक शक्तियाँ थी, ये सारी चीज़ें जो थी ये मगध को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो मैंने आपको मगध शक्तिशाली कैसे हुआ इसके बारे में बताया। अब आइए हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है आपका मौर्य साम्राज्य की प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए आपको मैंने मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में बात करते हैं। ये मौर्य साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है आज के प्राचीन के इतिहास में, मगध में खास करके। इसने उत्तर भारत को काफ़ी संगठित करने में भूमिका निभाई। देखिए आपको इसमें जानना है कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था क्या है। देखिए यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर एक अद्भुत प्रणाली है कि प्राचीन भारत में जो नकदी के रूप में वेतन नहीं दिया जाता था कहीं भी क्षेत्रों में, लेकिन मगध में दिया जाता था। यहाँ पर देखिए हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई वह अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त है। हम उस साक्ष्यों के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए प्रशासन व्यवस्था में चंद्रगुप्त क्या है, मतलब राजा जो है, सम्राट जो है केंद्रीय प्रधान होता था। ठीक, इसी के नियंत्रण में सारे कार्य होते थे। इसके आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। मतलब राज्यपाल के रूप में जो 6 क्षेत्रों नियुक्त थे वहाँ पर इनके द्वारा नियुक्ति की जाती थी। ये सारी चीज़ें थी। देखिए यहाँ की एक समिति है, मतलब इस केंद्र की प्रधान थी। इसी के द्वारा मतलब मंत्रियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, मतलब सेना का नियंत्रण, युद्ध की मतलब सारी चीज़ें सम्राट के हाथों में होती थी। देखिए जो मौर्य साम्राज्य है, जो जिसकी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है, इसको लगभग 5 राष्ट्रकूटों में बांटा गया है। 5
राज्य व्यवस्था में बांटा गया। ये पहला आपका हो जाता है, आपका यहाँ पर हो जाता है, पहली आपकी राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। यहाँ से तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, ठीक। दूसरा हो जाता है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। यहीं के मतलब यहीं पर अशोक का शासन व्यवस्था राजकुल के रूप में था। इसके साथ ही आता है दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी नाम से यहाँ पर, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में ये 3 क्षेत्र थे और 2 क्षेत्र और थे जहाँ से शासन व्यवस्था चलती थी। आइए आगे चलते हैं। एक और थी उत्तरापथ। यहाँ की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, जो अभी पाकिस्तान में पाई जाती है। एक और है कलिंग, जिस पर अशोक ने भी जीत प्रदान की थी। इसके बाद भेरी घोष मतलब शांति घोष को स्थापना किया। कलिंग, इसकी राजधानी तोसाली। देखिए, इनके आधार पर, इन 5 क्षेत्रों के आधार पर राज्य व्यवस्था पर नियंत्रण एवं शासन व्यवस्था संचालित होती थी। ये 5 क्षेत्रों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था, नीति निर्माण एवं सारी चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन अंतिम मोहर सम्राट का होता था। यही मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में काफ़ी बड़ी भूमिका थी। और जो भी राज्य व्यवस्था, जो भी राष्ट्रकुल यहाँ पर नियुक्त होते थे वो सम्राट के अधीन ही होते थे। सम्राट के द्वारा ही राष्ट्रकुल की नियुक्ति होती थी। जो यहाँ पर शासन व्यवस्था के रूप में राज्यपाल के रूप में होते हैं उसको राष्ट्रकुल कहा जाता था। देखिए, आप जानते हैं किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार राष्ट्रकुल की नियुक्ति होती थी। इसमें उज्जैन जो है, अवंती जो है, वहाँ पर अशोक जो है राष्ट्रकुल था। जब बिंदुसार उसका यानी उसका पिता उस समय क्या था, राजा था, तब वो वहाँ पर शासन मतलब शासन व्यवस्था चला रहा था। लेकिन सारी चीज़ों की जो काम थी सम्राट के नियंत्रण में ही होती थी। देखिए, अब मेगास्थनीज जो जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत थी, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो उसने अपने लेख इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर थी। उसमें उसने सैन्य मतलब शासन प्रशासन की सैन्य व्यवस्था में खासकर 6 उप समितियों की चर्चा की। आइए उन समितियों की चर्चा बात करते हैं। 6 उप समिति, जो सैन्य व्यवस्था में प्रभावित थी। जो सैन्य व्यवस्था में आपकी क्या थी, प्रभावी थी। हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली समिति थी प्रथम समिति, जो प्रथम उप समिति, उसको हम नौसेना कहा जाता है। मतलब जो नौसेना थे, जो नदियों और में युद्ध करते थे, उनको नौसेना कहा जाता है। प्रथम समिति वो आते थे। दूसरे समिति जो है दूसरी समिति में आती है रथ, आप कह सकते हैं यहाँ पे पैदल सेना, जो मतलब सीधे हमला करती थी पैदल सेना के रूप में। अब ये तीसरी उप समिति की चर्चा करते हैं। तीसरी उप समिति, तीसरी उप समिति जो है भैया,
तीसरी उप समिति आपकी क्या है? वो थी रथ सेना। और चौथी जो उप समिति थी चौथी समिति वो घुड़सवार सेना थी। अब पांचवी जो समिति थी पांचवी उप समिति जो है आपकी वो है आपका यातायात सेना। माफ कीजिएगा, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। यातायात सेना मतलब यातायात सेना का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है, जो पांचवी उप समिति वो यातायात सेवा उसको कहा, यातायात समिति मतलब यातायात सेवा। मतलब इसमें क्या होता था कि जो युद्ध में अस्त्र शस्त्र जाते थे उसको यातायात के मतलब परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था, उसको यातायात सेना के रूप में कहा गया। अब आइए, अब ये छठी उप समिति जो है वो है हाथी सेना। हाथी के बारे में बताइए किस तरीके से युद्ध में सैन्य व्यवस्था में उसको यूज किया जाता था। छठी उप समिति, छठी उप समिति जो है वो आपकी हाथी सेना। देखिए ये मैन समिति थे जो मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था में प्रभावित थी, जो काफ़ी संगठित थी, जो काफ़ी मजबूत थी। सैनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है मौर्य साम्राज्य के संगठन में। देखिए मैंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया। यहाँ का देखिए आखिर नगरों में क्या व्यवस्था थी, मतलब नगर प्रशासन की क्या व्यवस्था थी उसमें देखिए। ये भी मेगास्थनीज के लिखा सही स्रोत से आता है कि मतलब 30 सदस्य की नगर प्रशासन थे। आखिर मतलब आप समझ सकते हैं इसका 30 बटे मतलब 30 सदस्य और 5 समिति है। ठीक है, सॉरी 6 समिति है, 6 आप कह सकते हैं, 6 विभाग है और 30 उसमें सदस्य, यानी पर समिति में, एक समिति में 5 सदस्य हैं। मतलब इसे क्या है तो समझाते हैं। इसे क्या है कि नगर प्रशासन में क्या है कि 3 सदस्य को नियुक्ति की जाती है, उसको 5 विभागों में बांटा जाता है। मान के चलिए अब 5 विभाग में जो बांटा जाता है उसमें एक विभाग में टोटल 6 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य मिलकर पूरे नगर प्रशासन को व्यवस्था। मतलब एक समिति नगर प्रशासन के बारे मतलब नगर प्रशासन की देखरेख करता है, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा बाजार नियंत्रण, विदेशी कार्यप्रणाली, व्यापार, शासन व्यवस्था, कानून, न्यायिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो थी इन समितियों के अंतर्गत की जाती थी। ये नगर प्रशासन की बखूबी थी। इससे क्या होता था कि जनता की सारी समस्याओं को सुना जाता था, उनके चीज़ों को अच्छी तरीके से निवारण किया जाता था और अपने मतलब कार्य क्षेत्र को मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण आप मान सकते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के आधार पर नगर प्रशासन पर शासन व्यवस्था चला जाती थी, लेकिन नियंत्रण जो अंतिम नियंत्रण वो सम्राट का होता था। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसी प्रकार तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो है उसको लोग पढ़ता है। अब देखते हैं कि किस तरीके की शासन व्यवस्था थी, मतलब हर तरीके नियोजन से की जाती थी। कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिसको
जो आजकल देख रहे हैं कि आप पड़ोसी देश में देख लीजिए, मान के चलिए पाकिस्तान देख लीजिए या नेपाल देख लीजिए या बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ पर जल्दबाजी में सारी चीज़ें स्थापित की जाती थी, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जनजी विद्रोह, इसके बाद नेपाल में फिर एक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री हैं। तो अब आगे देखिए नेपाल का क्या होता है। उसी प्रकार पाकिस्तान में देखिए सैन्य व्यवस्था है। मतलब जिस राष्ट्र में, आप सीधे समझिए, जिस साम्राज्य में शासन व्यवस्था का नियंत्रण सही तरीके से नहीं होगा, वहाँ का विकास संभव नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी मजबूती की, उसकी विकास की, उसके विस्तार की। अब भारत जानते हैं कि भारत का एक संविधान, एक स्वतंत्र विदेश नीति, जो आज तक 2047 में हम 100 साल पूरे कर रहे होंगे जब हम एक विकसित राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित होंगे। चलिए ये सारी चीज़ें थी। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब कुछ चीज़ें जो चीज़ें इनमें इम्पैक्ट थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब हम आपको आखिरी चीज़ बताएंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी अनेक क्षेत्रों से पाई जाती है। आप बौद्ध ग्रंथ से देख लीजिए, उसमें भी मौर्य साम्राज्य की, अशोक के खास करके चर्चा मिलती है। अशोक के धम्म के जो अभिलेख पाए गए हैं उससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ही चाणक्य, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना में, इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा राज्य की स्थापना की गई। और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे, जिसको घनानंद ने अपमान किया। उन्होंने एक ऐसा शासन साम्राज्य की स्थापना की जो पूरे उपमहाद्वीप को संगठित किया। चाणक्य जो है वो खुद यहाँ के प्रधानमंत्री रहे मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में। तो उन्होंने अपने एक अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना, वो अर्थ इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़िएगा उसमें, आप राजनीति शास्त्र को जोड़िएगा। उसमें उन्होंने उस समय की शासन व्यवस्था, नगर प्रणाली, साम्राज्य की, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति एवं मौर्य साम्राज्य की स्थिति, उसका मजबूती, मगध का सारी चीज़ें एवं विदेश नीति, शासन व्यवस्था, कूटनीतिक शक्ति, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं। उनका भी महत्वपूर्ण स्रोत है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, उनका बहुमूल्य स्रोत है और साम्राज्य की जानकारी के बारे में और प्राचीन काल के भारत के बारे में। इसी के साथ ही इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा गया। तो उन्होंने नगर प्रशासन, शासन व्यवस्था, विदेशी संबंध, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने रचना की। उनसे भी जानकारी प्राप्त होता है। इसे विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा जाता है, जो गुप्त काल में लिखा जाता है। उसमें मौर्य साम्राज्य की सारी संरचनाओं, मतलब मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ही अशोकावदान, जो बौद्ध ग्रंथ है, उससे भी मौर्य साम्राज्य किस तरीके से शक्तिशाली साम्राज्य है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो लापरवाह शासक था, उसको वहाँ से शासन व्यवस्था हटाया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की एवं वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में भूमिका निभाई एवं बाहरी आक्रमण को रोका। बिंदुसार के काल में आइए तो ढक्कन में उन्होंने अपना प्रभाव जमाया, ढक्कन को संगठित किया, खास करके चेर, चोर और पांड्य जो इनको छोड़कर। और अशोक ने पूरे उपमहाद्वीप में संगठित किया, एक उपमहाद्वीप में एक नीति लाई। उसने शांति घोष की स्थापना की और मतलब युद्ध घोष की क्रांति। और लेकिन एक चीज़ आप माना होगा कि अशोक के काल में एक भी भारी आक्रमण नहीं हुआ। इस तरीके से एवं सैन्य व्यवस्था, सारी चीज़ों को देखते हुए मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में भारत के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमने जो आज आपके सामने मौर्य साम्राज्य के बारे में या मगध के बारे में जो भी चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा। और आप इस लेक्चर के बाद जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले 2 वीडियो इसके डाले गए उसको देखिए। इसके साथ ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और जो है तैयारी, अपना कंटेंट डालते, अपना जो कंटेंट है अपना बनाते, नोट्स बनाते रहिएगा और बुक रीडिंग कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका धीरे धीरे आपका बेसिक
कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपको सारी डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।